हेलो माय डियर BA3 के रसगुल्लो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे माइकल ओंडाजी की पोम लेटर्स एंड अदर वर्क्स के बारे में, वो भी डिटेल इन द सेंस कि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा सारी पोएट्री, ताकि आपको ब्रीफ आइडिया लग जाए या फिर डिटेल्ड आइडिया लग जाए। दोनों पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करेगा, किसको ब्रीफ आइडिया लगा, किसको डिटेल्ड आइडिया लगा। इसको माइकल ओंडाजी पढ़ते हैं, ओंडाजिटे नहीं पढ़ते हैं, टी साइलेंट रहेगा, ये याद रखना। और आज की जो हमारी पोएट्री है जो हम कंसीडर करेंगे, द पोएट्री इन कंसिडरेशन इज लेटर्स एंड अदर वर्क्स। हम लेटर एंड अदर वर्क्स को पढ़ने जा रहे हैं। This video is particularly by me. मेरा नाम है प्रगत त्रिपाठी and you all know me. The contact number is for notes. The contact number for notes is 9336903429. The channel name is Study with प्रखर। कुछ छोटी अनाउंसमेंट्स लेते जाओ। पोएट्री के नोट्स फ्री हैं, टेक्स्ट कर देना, मिल जाएंगे। ड्रामा और फिक्शन, ड्रामा के लिए 99, फिक्शन के लिए 99, उसमें तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। और कोई दिक्कत हो तो मेंटरशिप भी खरीद सकते हो 100 रुपीज़ में, कि कभी भी कोई भी डाउट हो तुरंत कॉल करके पूछ सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। So without wasting any further time, let us go to the video. This is line by line explanation with literary devices. So I'm turning off the camera so that you can have a greater review to the text. Line by line explanation with literary devices की बात करेंगे और पोम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। For there was no darkness for him, no doubt like. अब देखो, इसको मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा। For there was no darkness for him and no doubt like Adam before the fall he sees in the dark. यानी कि द स्पीकर रेफर्स टू हिज फादर, यानी स्पीकर जो है यानी कि माइकल ओंडाजी अपने फादर की बात कर रहे हैं। सजेस्टिंग दैट इन डेथ देयर इज नो मोर डार्कनेस और सफरिंग, यानी कि जो फादर साहब हैं उनका इंतकाल हो चुका है, उनको जा चुके हैं, और डेथ के बाद कोई डार्कनेस नहीं, कोई सफरिंग नहीं है। यानी कि एक आदमी अगर मर चुका है तो अब उसके लिए कोई कष्ट बाकी नहीं रह गया। अब एडम से कंपेयर किया गया है। एडम और ईव को क्या करता है, वो जो सेटन होता है सांप के भेष में आता है और बोलता है कि ये वाला फल खा लो, जिसका नाम रहता है फ्रूट ऑफ एक्सपीरियंसेस। जब वो उसको खा लेते हैं तो करप्ट हो जाते हैं। द कंपैरिजन टू एडम बिफोर फॉल सजेस्ट अ स्टेट ऑफ इनोसेंस और इनलाइटनमेंट, यानी कि फादर की डेथ के बाद कहीं ना कहीं सबको एहसास हो गया था कि फादर का असली रवैया क्या था या फादर चाहते क्या थे, लेकिन जब तक वो जिंदा थे तब तक किसी को ये एहसास नहीं हुआ था। अल्यूजन है, पैराडॉक्स है। अल्यूजन क्या है, रेफर्स टू एडम, यानी कि बिब्लिकल अल्यूजन है। एडम से कंपेयर करने की कोशिश की है। फिर पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का मतलब समझ लो, बाकी तो तुम खुद पढ़ लोगे, तेज हो ही। सीइंग इन द डार्क विच सिंबलाइजेस अंडरस्टैंडिंग आफ्टर डेथ। पैराडॉक्स का मतलब ये समझो कि अगर तुम किसी चीज़ को सतह से देखते हो, यानी दूर से देख रहे हो, तो लग रहा है कि झूठी बात है, लेकिन जब तुम उसको अंदर डिटेल में जाके देखते हो तो पता चलता है कि यार यही सच है। जो मैं दूर से देख रहा था वही सच है, ना कि जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। माई फादर्स बॉडी वॉज अ ग्लोब ऑफ फियर, यानी फादर साहब को किसी बात का हमेशा डर खाया रहता था, वो डरते रहते थे, एंजाइटी रहती थी उनको। और फादर की बॉडी को ग्लोब से कंपेयर किया गया है, यानी पूरी दुनिया भर की एंजाइटी उनके अंदर रहती थी। लिटरेरी डिवाइसेस में देखो तो ग्लोब ऑफ फियर की बात हुई, कंपेयर्स द फादर्स बॉडी टू अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय फियर, यानी कि फादर की जो शरीर थी उसके अंदर हर जगह एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन यही सब भरा हुआ था। इसी वजह से शायद वो गुजर गए हैं, और अब उनका जो बेटा है माइकल ओंडाजे इन सारी बातों को याद करके कहीं ना कहीं दुखी है। हिज बॉडी वॉज अ टाउन वी नेवर न्यू, यानी कि वो जान रहा है द फादर्स फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट। जस्ट अ सेकेंड यार, लाइन काट दूंगा तो तुम पढ़ोगे कैसे। हिज बॉडी वॉज अ टाउन वी नेवर न्यू, यानी कि द फादर्स फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट वॉज मिस्टीरियस एंड अनफेमिलियर टू द फैमिली, यानी कि फादर की बॉडी जो थी वो एक ऐसा शहर थी जिसके बारे में उनका खुद का परिवार ही जान ही नहीं पाया। यानी एक आयरनी भी है और ये मेटाफर भी है कि जो टाउन है वो सिंबलाइज करता है फादर इंटरनल वर्ल्ड क्लोज्ड ऑफ फ्रॉम अदर्स, यानी कि जो फादर साहब थे उन्होंने कभी भी अपने बारे में, अपनी दिक्कतों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में ना ही अपने बेटे को बताया, ना ही अपनी वाइफ को बताया, ना ही अपने परिवार को बताया, ना किसी और को बताया, जिसकी वजह से किसी को भी जानकारी नहीं है कि हुआ क्या था फादर के साथ। अब देखो, ही हिड दैट ही हैड बीन वेयर वी वर गोइंग। द फादर कंसील्ड हिज एक्सपीरियंसेस, फादर साहब अपने एक्सपीरियंसेस को छुपा के रखा करते थे। कैसे छुपाते थे, फैमिली से छुपाते थे। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग हिज स्ट्रगल्स, यानी कि फादर किन चीज़ों से जूझने के कारण या किन चीज़ों से परेशान हो, कितनी ज़्यादा शराब पीते हैं, इतना ज़्यादा दारू पीते हैं, ये कभी बताया ही नहीं उन्होंने। इसी वजह से शायद उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को कभी भी क्लियर ही नहीं हुआ कि इनके साथ दिक्कत क्या है। लिटरेरी डिवाइसेस की बात की जाए तो आयरनी देखने को मिलता है। डिस्पाइट द फादर्स एक्सपीरियंसेस ही चोज नॉट टू शेयर विजडम विद हिज फैमिली। फादर साहब के पास एक्सपीरियंस तो वो पीते खाते थे या जैसे भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली के साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं किए, जो कि एक गलत चीज़ है। यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली एंड यू आर नॉट शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद योर फैमिली। ये तो जाहिर सी बात हो गई कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं, अपने ही परिवार को आप खुद ही चीट कर रहे हैं। तो अगली लाइन देखते हैं, हिज लेटर्स वर अ रूम ही सेल्डम लिव्ड इन, यानी कि इनके जो लेटर्स थे फादर साहब, वालिद साहब के जो लेटर्स थे वो उनमें अकेले ही रहते थे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन देखो। ऑल्दो द फादर रोट लेटर्स दे वर ऑफन डिटैच फ्रॉम हिज रियल इमोशंस,
यानी कि देखो जो फादर जब लेटर्स लिखते थे तो वो इमोशन डाल देते थे उसमें। यानी कि तुम जब कविता लिखोगे तो अच्छी बातें लिखोगे, मान लो तुम्हारा स्वभाव है कि तुम गुस्से में गाली गलौज कर लेते हो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आजकल तो आम बात हो गई है। लेकिन वही मैं तुमसे कहूँ कि कविता लिख दो, शायरी लिख दो, तो बड़ी प्यारी प्यारी बात करते हो। ठीक है, तुम कॉलेज में कुछ और हो लेकिन घर जाते हो तो कुछ और हो जाते हो। तो वैसे ही फादर साहब जो लेटर लिखते थे उनमें जो इमोशंस होते थे वो कुछ और थे, लेकिन फादर की जो असली लाइफ थी वो कुछ और थी। लेटर्स अगर देखा जाए ये लाइन है तो इस लाइन में मेटाफर है, ये जो रूम है वो सिंबलाइज करता है फादर के आइसोलेशन को, यानी कि फादर साहब कितना अकेला फील किया करते थे। फिर उसके बाद अगली लाइन है, इन द लॉजिक ऑफ हिज लव कुड ग्रो। इन द लॉजिक ऑफ हिज लव कुड ग्रो, यानी इसका मतलब है डिस्पाइट हिज फ्लॉज द फादर वाज केपेबल ऑफ लविंग इन हिज ओन वे। यानी कि फादर के अंदर बहुत सारी कमियां तो थी, लेकिन उन कमियों के बाद भी अगर फादर प्यार करना चाहते थे या प्यार जताना चाहते थे तो उनके पास उसका भी एक अपना ही तरीका था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं था कि फादर केवल पी के पड़े रहते थे, यानी कि फादर कहीं ना कहीं जान रहे थे कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा मेरा काम। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे कारण थे जिनको पीने खाने की वजह से वो नेग्लेक्ट कर देते थे। पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो लव ऑफ हिज लाइफ की बात हो रही है, गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू लव, पोर्ट्रेइंग इट एज अ रैशनल और सिस्टमैटिक। अब यहाँ पे देखो, लव रैशनल या सिस्टमैटिक नहीं होता। अगर तुम्हें किसी के लिए प्यार आ रहा है, तुम्हारा प्यार किसी के लिए उमड़ रहा है तो उमड़ ही जाता है। उसमें तुम कंट्रोल नहीं करते हो कि मैं उसको 1 किलो प्यार करूंगा, 2 किलो प्यार करूंगा या 5 किलो प्यार करूंगा। माई फादर्स बॉडी वॉज अ टाउन ऑफ फियर, यानी कि लाइन रिपीट हो रही है, मेरे फादर की जो पिताजी की बॉडी थी वो एक पूरा शहर थी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानो, ये जो इंग्लिश लिटरेचर में वर्ड, ये जो टाउन है, TOWN, वो सबसे पुराना वर्ड है। याद रखना, इस बात को कहीं काम आ सकता है। दिस रिपीट्स, यानी कि जो लाइन है वो रिपीट करती है, दिस लाइन रिपीट हो रही है। द अर्लियर आइडिया ऑफ फियर डोमिनेटेड बाय फादर्स एग्जिस्टेंस, यानी कि फादर को किसी एक बात का डर लगा रहता है और वो क्या है, वो वही जानते हैं। इस पूरी कविता में अगर कहीं इसके बारे में बात होगी तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है कि फादर का रियल डर क्या था। रेपिटेशन emphasizes फादर्स परसिस्टेंट फियर, यानी कि फादर को ये डर था कि, क्या डर था ये अभी नहीं मालूम है, लेकिन चलो मैं तुम्हें पहले से ही बता देता हूँ, तुम एक्सप्लेनेशन इसीलिए देख रहे हो। फादर को बेसिकली डर था कि सोसाइटी और उनके बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कहीं वो पकड़े न जाए। ये असली जो कॉन्फ्लिक्ट था कि फादर को ये लगता था कि वो एक आइडियल मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके पास एक पिता वाली छवि है और बच्चे उनको सम्मान करेंगे नहीं करेंगे, यही सब उनको डर था। लेकिन जब वो पी वगैरह लेते थे तो उनको इस बात का डर खत्म हो जाता था। तो बेसिकली फादर अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए पी खा लेते थे, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, तुम्हारा कुछ और भी हो सकता है। ही वॉज द ओनली विटनेस टू इट्स फियर डांस, यानी कि द फादर वॉज अलोन अंडरस्टूड ऑफ हिज द फादर अलोन अंडरस्टूड हिज ओन फियर। मैंने पहले भी बताया कि फादर अकेले ही समझते थे कि उनको डर किस बात का है, बाकी और कभी कोई समझ ही नहीं पाया। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, फियर डांस, कभी डर नाचता नहीं है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन हो गया। 9, ही हिड वेयर ही हैड बीन दैट वी माइट लूज हिम। द फादर secrecy distanced him from his family, यानी कि फादर हमेशा छुप के रहते थे। he hid where he had been we might lose him, यानी कि देखो यहाँ पे फादर हमेशा छुपे रहते थे। और छुपाते क्या थे, फादर अपने डरों को छुपाते थे, फादर अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाते थे कि कहीं उनकी फैमिली जान ना जाए। irony, he hides to protect his family but this causes further loss and disconnection, यानी कि आयरनी ये है, फादर को ये लगता था कि मैं अपनी फैमिली से बच के रहूंगा, दूर रहूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरी फैमिली का कोई नुकसान नहीं होगा। अभी एक एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, बहुत पहले व्हेन आई वाज इन क्लास थर्ड वगैरह में, थर्ड या सेकंड, ना 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 ना, आई वाज इन बेसिकली यूकेजी और फर्स्ट क्लास। आई वाज लिविंग इन बलिया, ठीक है, आई वाज लिविंग इन बलिया। तो हाँ, मेरे लैंडलॉर्ड थे और वो सिंह थे, यानी ठाकुर थे। तो वो रात वगैरह को पीते थे और बड़ा चिल्लाते थे, हल्ला करते थे। तो इस कंडीशन में वो करते क्या थे कि उन्हें मालूम था कि वो पीने जा रहे हैं, तो अपना कमरा बंद कर लिया करते थे और उसके बाद पीते थे और उसी कमरे में कुछ चिल्लाते थे, गाली गलौज करते थे, दरवाजे वगैरह पे हाथ पाँव मारते थे। लेकिन क्योंकि अब वो होश में नहीं तो दरवाजा खोल नहीं पाते थे। सुबह आराम से 10-11 बजे तक उठते थे, उन्होंने अपने पैंट में टॉयलेट वगैरह कर दिया रहता था, उनको होश तो है नहीं अपनी बॉडी पे। 11-12 बजे उठते थे, आराम से दरवाजा खोलते थे, खुद ही सही चीज़ों को साफ करते थे, सही से रखते थे और फिर अपने परिवार के साथ नॉर्मल जिंदगी, यानी कि 8-9 बजे तक नॉर्मल लेके रात को फिर पीने चले जाते थे। तो यहाँ कुछ वही देखने को मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं इसे बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये कहानी मैंने तुम्हें इसलिए समझाई भी कि देखो, जो जिस आदमी को पता है कि वो कुछ क्या करने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो कहीं न कहीं अपने ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करता है कि मैं जब अनकंट्रोल सिचुएशन में भी रहूँ, तो भी कुछ उल्टा-सीधा ना कर दूँ। तो वही ये फादर करते थे। फादर अपने परिवार से बचते थे ताकि उनका उनको कोई नुकसान ना पहुँचा दें जब वो पी रहे हैं। ही केम टू द डेथ विथ हिज माइंड ड्रोनिंग। अब फादर की जो डेथ हुई है उनके माइंड में पानी जाने की वजह से या शराब जाने की वजह से, या पानी ना जाइए, पानी यानी कि खून ना जाने की वजह से डेथ हुई है। देखो क्या लिखता है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन क्या है, खैर मेरा ही है ये। द फादर वॉज मेंटली ओवरवेल्म्ड एंड कंज्यूम्ड बाई इनर टर्मोइल एट हिज टाइम ऑफ डेथ, यानी कि जब फादर साहब की डेथ हो रही है तो वो बड़े डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं
और जिसकी वजह से शायद उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था या सफोकेट हो गए थे। माइंड ड्रॉनिंग का मतलब ये है कि अब उनका दिमाग थक चुका था, सिंबलाइजेस इमोशनल सफोकेशन एंड डिस्पेयर, यानी कि अब उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वो थका थका सा महसूस कर रहे थे और इस वजह से उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। ऑन द लास्ट डे ही इंक्लोज्ड हिमसेल्फ इन अ रूम विद 2 bottles ऑफ जिन, यानी कि 2 बॉटल ऑफ दारू लेके ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ इन अ रूम विविडली। अभी इसमें ये जो लाइन है उसमें इमेजरी है, विविडली डिस्क्राइब द फाइनल फादर्स फाइनल एक्ट ऑफ आइसोलेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो लाइन है ये दिखा दी कि फादर आखिरी में भी पीते पीते ही मर गए, यानी कि उनकी डेथ भी, जैसे मैंने वो लैंडलॉर्ड का एग्जांपल दिया, मान लो किसी दिन उनको हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है या कुछ हो जाता है, गॉड फॉर गॉड सेक ना हो उनको, उनका भी परिवार है, लेकिन ऐसे समझो, लेकिन अगर किसी दिन उनको हार्ट अटैक या कुछ हो जाता है तो बेसिकली फिर उनके बारे में जानने वाला, उनके बारे में समझने वाला कोई बचेगा नहीं। उन्होंने तो अपने कमरे में चार दीवारी के बीच में अपनी अपनी जान खुद दे दी। ठीक है, यही बात हो रही है। लेटर फेल द लेंथ ऑफ हिज बॉडी सो दैट ब्रेन ब्लड मूव टू न्यू कंपार्टमेंट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बॉडी कोलैप्स, यानी कि जब ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो बॉडी अल्टीमेटली कोलैप्स हो गई। एंड द शिफ्ट ऑफ ब्लड इन द ब्रेन इंडिकेट्स हिज डेथ, यानी कि अब जो खून है वो शिफ्ट हो गया, ब्रेन से शिफ्ट हो गया। ब्रेन से शिफ्ट होने का मतलब ये है कि जब दिमाग को खून पहुंचा ही नहीं तो अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। देखो एक लाइन दोबारा पढ़ ले रहा हूँ, लेटर फेल द लेंथ ऑफ हिज बॉडी सो द ब्रेन ब्लड मूव टू न्यू कंपार्टमेंट्स, यानी कि ब्रेन में इतना ज्यादा खून चला गया, वो क्या पता पी के उल्टी सीधी पोजीशन में लेट गया हूँ कि पूरी बॉडी में ब्लड ना जाके ब्रेन तक एक्सेसिव हो गया, और जब उनकी बॉडी सीधी गई तो ब्लड जो है पूरी बॉडी में फैल गया। ऐसा ही कुछ है, समझाने की कोशिश की गई है। यूफेमिज्म का यूज हुआ है। यूफेमिज्म का मतलब समझो कि किसी चीज को बताने के लिए किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल कर लेना, और किसी भारी चीज को बताने के लिए किसी लाइट चीज का इस्तेमाल करना। देखो यूफेमिज्म, फेल द लेंथ ऑफ हिज बॉडी इज अ जेंटलर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हिज डेथ। फेल द लाइट वेट ऑफ हिज बॉडी, यानी कि समझो जब इंसान जिंदा रहता है तो अपनी सोल का वेट लेके चलता है, और जब आत्मा निकल गई तो वो सोल का वेट निकल गया, यानी कि डेथ हो गई। दैट नेवर न्यू द वॉश ऑफ फ्लूइड एंड ही डाइड इन मिनट्स ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझ रहे होगे, जिनका मैथ्स रहा होगा 11 ट्वेल्थ में, या जो बायो बैकग्राउंड से होंगे। एक फिजिक्स में इक्विलिब्रियम चलता है और एक केमिस्ट्री में भी चलता है। यानी इक्विलिब्रियम यानी कि आने और जाने का स्टेट सेम है, जिस रेट से तुम पढ़ाई कर रहे हो उसी रेट से पुरानी चीजें भूलते जा रहे हो। अभी तुम्हारी सिचुएशन पे परफेक्ट बैठ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन, द ब्रेन्स बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स वॉज डिसरप्टेड, यानी कि जो ब्रेन में बैलेंस करने की कैपेसिटी थी फ्लूइड्स को, वो डिसरप्ट हो गई, यानी खराब हो गए। सिंबलाइजिंग द फाइनलिटी ऑफ हिज डेथ, यानी कि वो मरे ही इसलिए हैं क्योंकि उनके ब्रेन में कोई दिक्कत हो गई, और वो हुआ क्यों है, वो शराब की वजह से हुआ जो कि वो पिया खाते करते थे या पीते खाते थे। मेटाफर न्यू इक्विलिब्रियम है, सिंबलाइज डेथ एज अ स्टेट ऑफ स्टिलनेस, यानी कि ये जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो दिखा रहा है कि अब उनकी जो डेथ है वो स्टिल हो गई है, यानी कि आदमी जाहिर सी बात है मरने के बाद बिल्कुल स्टिल हो जाता है, यानी कि डेथ ने उनको एकदम स्टिल कर दिया है। His early life was a terrifying comedy, यानी कि शुरुआती जो लाइफ थी उनकी वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी थी। The father's life was filled with absurd painful experiences that could seem comical in hindsight, यानी कि जो शुरुआती दौर था फादर की ज़िंदगी का, यानी जो जवानी वाला दौर था, वो बहुत ज़्यादा कॉमिकल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा absurd था, यानी भद्दा था, उसके बारे में बात करना भी बेकार है। टेरिफाइंग कॉमेडी यानी कि जस्टापोजिशस फियर एंड ह्यूमर, यानी कि वो फियर और ह्यूमर दोनों की बात कर रहा है। टेरिफाइंग कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी कर दो कि सामने वाला डर भी जाए और हंसी भी आए। अब जैसे तुम एग्जाम देने गए, एग्जाम देने जाके तुमने माचिस निकाली और अपनी ही कॉपी में आग लगा दी और बोलने लगे लो मैंने पेपर में आग लगा दी, तुम लोग तो लिख के आग लगाओगे, तो टेरिफाइंग कॉमेडी कर दी भाई। एग्जामिनर भी तुमसे भयभीत है कि अब इन महाराज को कैसे संभाला जाए। तो लाइन नंबर 15 देखते हैं, एंड माई मदर डाइवोर्स्ड हिम अगेन एंड अगेन, यानी कि इन सारे कारणों के कारण कि ये जो फादर का बिहेवियर अजीब सा था, अजीब नहीं अजीब सा था, इस वजह से उनकी जो मदर थी वो उनसे दूर जाती रहती थी। एक्सप्लेनेशन, द पेरेंट्स हैड अ टमल्टस रिलेशनशिप रिपीटेडली सेपरेटिंग, यानी कि जो पेरेंट्स थे इनका रिलेशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि फादर पीते थे तो अजीब हरकतें करते थे, तो मदर कब तक झेलेगी। अगेन एंड अगेन एम्फसाइजेस साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता था। He would rush into tunnels. He would rush into tunnels magnetized by the white eye of trains, यानी कि वो टनल्स में भाग जाते थे। The father's reckless behavior, यानी कि फादर अजीब अजीब काम करते थे, वो जाते थे टनल्स में जहाँ ट्रेनें चलती थी। Possibly suicidal is symbolized by with trains, यानी कि जो टनल्स में आदमी क्यों जाता है भाई, वहाँ एसी है, वहाँ पंखा है, वहाँ खाना है, क्या है, वो सुसाइड करने चले जाते थे। पॉसिबली पर्सोनिफिकेशन व्हाइट आई ऑफ ट्रेन, ट्रेन की कोई व्हाइट आई नहीं होती, बेसिकली हेडलाइट की बात कर रहा है, तो पीली चलती है ना। ट्रेन्स में येलो लाइट होती है, खैर आजकल जो नया वंदे भारत वाला सिस्टम आया है, नया कोच सिस्टम आया है, उसमें व्हाइट लाइट कर दी गई है। एंड हेंस गेनिंग इंस्टेंट फेम मैनेज्ड टू स्टॉप। अब इसको देखो, पेरा हेरा पढ़ते हैं, फेरारा नहीं पढ़ते, पेरा हेरा पढ़ते हैं, पेरा हेरा इन सिलोन, यानी कि फादर ने एक बार पी पी के अपने अपने अनकॉन्शियस माइंड को जब उन्होंने एक्टिवेट कर लिया पी के कॉन्शियसली, तो उन्होंने पैरा हेरा को रोक दिया। पैरा हेरा समझो क्या है,
पैराहेरा एक बुद्धिज्म का बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट है। उसमें रैली निकाली जाती है, रिलीजियस परेड होती है, और रिलीजन के मामले में अब तुम जानते ही हो कट्टरता कितनी बढ़ चुकी है। तो एक ऐसा आदमी है जो अचानक से पैराहेरा परेड को रुका देता है। यानी कि बुद्धिज्म जो कि वहाँ का बड़ा रिलीजन है, बड़ा सबसे मेजोरिटी वाला रिलीजन है, मेजोरिटी जब कोई भी चीज़ को परफॉर्म करती है तो बहुत मन से करती है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और ये आदमी उनके बीच में खड़ा होता है और उनके काफिले को रोक देता है। यानी इस आदमी का इतना लेवल का भौकाल है। एक्सप्लेनेशन देखो, द फादर्स ड्रंकन एंटिक्स डिसरप्टेड अ सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट लीडिंग टू, अब ये देखो एक वर्ड आया नोटोरिटी, NOTORIETY, यानी बैड रेपुटेशन, यानी इनकी गंदी रेपुटेशन बन गई। लेकिन ये हिस्टोरिकल इवेंट था, ठीक है। अब इज्जत ऐसी बना लो कि गंदी भी है लेकिन हाँ हिस्टोरिकल भी है। अब जैसे कोई गलती कर दो तुम, बहुत बड़ी हिस्टोरिकल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है और एक बॉल पे 2 रन चाहिए, कैच आया, तुम छोड़ दिए और सामने से बाउंड्री चली गई और इंडिया वर्ल्ड कप हार गया। अब समझ लो कि क्या होने वाला है। बाकी अब तुम जानते ही हो कितनी इंग्लिश अच्छी है हमारे देश के लोगों की, तो जिसने भी ये कैच छोड़ा उसके साथ क्या होगा। अल्यूजन का मतलब देखो, पैराहेरा वो श्रीलंकन ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जिसकी तरफ इशारा किया गया है। एज अ सेमी ऑफिशियल एंड सेमी वाइट, जस्ट अ सेकंड, एज अ सेमी ऑफिशियल एंड सेमी वाइट, देखो चलिए वाइट फ्लावर्स यूज किया मैंने, that the act was seen as a crucial. His racial identity complicated how others perceived his actions. यानी कि ये समझो कि ये जो बुद्धिज्म वाले लोग थे, सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग थे, उनको ये लगा कि ये आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है। यानी कि माइकल ओंडाजे के जो पिताजी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं, सिन्हाला कम्युनिटी के रिलीजन यानी बुद्धिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से वो आदमी फेमस हो गया। His foolish act is seen as historically significant. अब इनका जो फुलिश एक्ट है वो उसको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मिल गई। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कुछ हिंदू हैं जो रैली निकालने, और एक कोई मुसलमान आया, पिया खाया और रास्ते में लेट उठ गया और जिसकी वजह से रैली रुक गई। तो उस मुस्लिम आदमी ने पर्टिकुलरली इसलिए नहीं पिया था कि वो ये रैली रोक सके, उसने अपने मजे के लिए पिया था। लेकिन अब क्या होगा, लोग यही सोचेंगे कि उसने जानबूझ के ये किया। उल्टा कर लेते हैं, मान लो ताजिया वगैरह निकल रहा है ना, और एक कोई हिंदू आदमी है वो पी खा के लेट गया रास्ते में, तो उनको लगेगा कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे वही हुआ है। वंस ऑन द कोलंबो डॉग्स, द फादर ड्रिवन बाय जेलेसी एक्टेड आउट पब्लिकली, यानी कि जो फादर है, वंस ऑन द कोलंबो डॉग्स यानी कि कोलंबो डॉग्स यानी कि वही बंदरगाह वाला एरिया है जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ है, बेसिकली इसी की बात हो रही है। कोलंबो डॉग्स क्रिएट्स अ विविड सीन फॉर फादर्स बिहेवियर। अब कोलंबो डॉग्स दिखाता है कि ये जो लहरें होती हैं समुद्र की ना, वो बहुत अजीब बिहेव करते हैं, एक जैसी बिहेव नहीं करती। तो फादर का बिहेवियर भी वैसा ही है, समुद्र की लहरों जैसा है, वो एक जैसा बिहेव ही नहीं कर पाते कभी, है ना, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। एंड देन इन हिज लास्ट ईयर ही वाज द साइलेंट ड्रिंकर, और आखिरी ईयर में साइलेंट ड्रिंकर थे। कैसे, इन हिज लेटर लाइफ ही विथड्रू फ्रॉम अदर्स एंड ड्रोन्ड हिमसेल्फ इन अल्कोहल, यानी आखिरी समय में, अपने जीवन के आखिरी समय में ये क्या करते थे, ये अल्कोहल में खुद को डुबो चुके थे, मस्त पीते खाते थे, दरवाजा बंद, किसी से कोई मतलब नहीं। साइलेंट ड्रिंकर ये दिखाता है कि कैसे इनके बिहेवियर में चेंज आ गया। अब ये बाहर पी के नहीं जाते थे बल्कि घर ही पे रहते थे और बढ़िया पीते थे। His heart widening and widening and widening explanation, the father showed increased empathy though he remained internally conflicted, यानी कि जो फादर साहब जब आखिरी के दिनों में थे तो उनका व्यवहार, उनका जो बर्ताव था वो सुधरने लग गया था। तो फैमिली को ये लगा कि बेसिकली ही इज गेटिंग चेंज या कन्वर्टेड इनटू गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन सच में समझो तो ऐसा कुछ नहीं था। उनके मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, उनको बड़ी दिक्कतें महसूस होती थी। फिर भी वो अपना जो बोझ था वो दारू के सहारे या फिर शराब के सहारे उसको हल्का कर रहे थे। बट ऑल्दो he was not changed at all. Repetition emphasizes the emotional growth despite inner turmoil. यानी कि repetition है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि ये जो is heart widening and widening, इसका मतलब है कि उनको दिक्कत है फिर भी वो दिखा नहीं रहे हैं। The blood entering the empty reservoir of bones just a second, हाँ अब थोड़ा गला ठीक है मेरा। The blood entering the empty reservoir of bones after his death, his body is described as an empty shell. अब जब आत्मा निकल चुकी है तो बॉडी का कोई मोल नहीं है। तो तुमने वो लाइन सुनी होगी ना, पीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष। यानी कि अब आत्मा जब निकल चुकी है तो बॉडी का कोई दोष नहीं है, अब खत्म खेल है। रिलेटेड डिवाइसेस में मेटाफर है, एम्प्टी रिजर्वायर की बात हो रही है, यानी कि एम्प्टी रिजर्वायर की एक तालाब है जिसमें पानी नहीं है यानी जान नहीं है। सिंबलाइजेस डेथ एंड एम्प्टीनेस, द ब्लड सर्चिंग इन हिज हेड विदाउट मेटाफर, यानी कि ये जो ब्लड है वो उनके सर के ही आसपास घूम रहा है और विदाउट मेटाफर। यानी कि अब देखो ये जो ब्लड है, जब उनकी मौत हो गई ना तो उनका जो ब्लड है उसको अब किसी मेटाफर की ज़रूरत नहीं है डेथ को डिस्क्राइब करने की, अब उनकी डेथ सच में हो गई है। जैसे तुम किसी को फेक मैसेजेस भेज रहे हो ये बताने के लिए कि तुमको दिक्कत हो रही है, लेकिन जिस दिन सच में तुमको दिक्कत होगी तुम्हें मैसेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा चेहरा ही बयान कर देगा कि हाँ तुम्हें दिक्कत है।
ओवरऑल लिटरेरी डिवाइसेस में तो देखा जाए तो तुम अपना पढ़ लेना, खैर मैं पढ़ा भी देता हूँ। मेटाफर है कंपेयरिंग द फादर्स बॉडी टू अ ग्लोब ऑफ ईयर एंड हिज लेटर्स टू अ रूम रिफ्लेक्ट्स इमोशनल आइसोलेशन। यानी मेटाफर है ग्लोब ऑफ ईयर, यानी कि फादर की बॉडी जो है ग्लोब है पूरे फिगर की, और रूम यानी कि फादर का जो रूम है, यानी कि फादर की जो बॉडी है, या कह लो कि फादर को जो दिमाग है वो एक रूम की तरह दर्शाया गया है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, यानी अकेला फील करते हैं। इमेजरी की बात करें तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इमेजरीज है, 5 तरह की इमेजरी होती है, पांचों सेंस ऑर्गन जो है तुम्हारे प्राइमरी, उन्हीं पे बेस्ड 5 तरह की इमेजरी होती है। आयरनी है, द फादर्स ट्रैजिक एक्शंस आर ऑफन सीन एज सिग्निफिकेंट और ह्यूमरस, यानी कि फादर के जो एक्शंस हैं उनको कह लो कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम ह्यूमरस भी हैं। यानी अब बताओ, मेरा हेरा रिलीजियस सेरेमनी हो रही है और वो उसको सामने से जाके रोक देते हैं, तो अब समझ ही जाओ। रिपीटिशन है, कई सारे वर्ड्स रिपीट हुए हैं, इसको तुम खुद पढ़ लेना। एल्यूजन है, बाइबल का एल्यूजन है, और वो भी एडम का। बिब्लिकल एंड हिस्टोरिकल रेफरेंसेस डीपन द पोम्स थीम्स ऑफ गिट लॉस एंड रिडम्पशन, यानी कि कई सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, जैसे कि पैराहेरा एंड सिलोन वाला रेफरेंस। द पोम इज डीपली लेयर्ड रिफ्लेक्शन ऑन हिज फैमिली ट्रॉमा, यानी कि जो पोम है ये फैमिली ट्रॉमा को दिखाती है कि कैसे फादर के एक्शंस फैमिली के ऊपर ट्रॉमा बनते जा रहे थे, रिग्रेट बनते जा रहे थे, एंड लास्टिंग इफेक्ट ऑफ एडिक्शन, यानी कि फादर साहब के जितनी भी एक्शंस थे वो लॉन्ग लास्ट इफेक्ट्स क्रिएट करते थे। कैसे, ध्यान से समझना, द लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ एडिक्शन, यानी कि जब वो दारू दारू वगैरह पी लेते थे तो वो छोड़ नहीं पाए कभी भी इस चीज़ को, जबकि उनके बच्चों को दिक्कत हुई, उनके परिवार को दिक्कत हुई, उनकी पत्नी को दिक्कत हुई, लेकिन वालिद कभी भी इन सारी चीज़ों से निजात नहीं पा पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आई मेड इट क्लियर फॉर यू, कि मैंने तुम्हें सब समझा दिया है, और इतना ही काम भर का पढ़ना होता है कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा चला जाए। सो इस वीडियो में मैं अलविदा लेता हूँ। फॉर मोर कॉन्टैक्ट 9336903429। पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो 100 रुपीज़ पे करो, तुरंत हम कॉल पे बात करेंगे, मैं तुम्हें सही सलाह दे दूंगा कम पैसों में। पोइट्री के नोट्स पूरे फ्री हैं, तुम्हें मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर तुमको फिक्शन चाहिए तो 99, ड्रामा चाहिए तो 99। मैं तुम्हारा वो भी सॉल्व कराने जा रहा हूँ, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दोनों पेपर के, पोइट्री और तुम्हारा ये ड्रामा वाला। तुम्हारा काम पूरा बन जाएगा बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पढ़ते रहना। होप सो आई मेड जस्टिस, आई डिड जस्टिस टू द पोम, मैंने बढ़िया से पढ़ाई होगी। बाकी तो मुझे रिव्यू दे सकते हो, कमेंट सेक्शन रिव्यू के लिए हमेशा खुला रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।